नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट की जो लगातार हम सीरीज आप तक पहुंचा रहे हैं, उसको आज हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं तथा आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली हम 25 प्रश्नों को डिस्कस किया करते थे, लेकिन मैंने 5 प्रश्न और बढ़ा दिए हैं आपके लिए, यानी कि हम डेली बेसिस पर अब 30 इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब से हम 30 प्रश्नों को डेली डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो प्रकाशित सूचकांक था, जिसका नाम था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, इसमें भारत की रैंक आपको बतानी है क्या थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2021 के लिए जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या थी? 85वीं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 85th रैंक थी इंडिया की ट्रांसपेरेंसी, मतलब इंटरनेशनल के द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया था भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, उसमें तो 85वां स्थान था भारत का। आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और भारत का स्थान कितना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और इस सूचकांक में भारत मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 85वें स्थान पे था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा यह जो सूचकांक था आपका 25 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इस इंडेक्स का नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। टोटल इसमें जो है 180 देश थे तथा 180 देशों में भारत की रैंक है 85वीं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसमें पहले नंबर पे कौन से देश हैं, तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड जो है संयुक्त रूप से पहले नंबर पे हैं। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। सबसे आखिरी स्थान यानी कि सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है पूरे विश्व का, तो दक्षिणी सूडान जो है यह पूरे दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। दक्षिणी सूडान का एकदम लास्ट रैंक है इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 29 फरवरी को किस महापुरुष के जन्मदिन को राष्ट्रीय डी एडिक्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 29 फरवरी को किस महापुरुष का जन्म दिवस जो है आपका राष्ट्रीय डी एडिक्शन दिवस के रूप में हम मनाते हैं? तो मोरारजी देसाई का जो जन्म दिवस होता है उसको हम राष्ट्रीय डी एडिक्शन दिवस के रूप में मनाते हैं 29 फरवरी को। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, मंदिर समूह, आपको उस मंदिर समूह का नाम बताना है जिन्हें 2022-23 हेतु भारत सरकार के द्वारा यूनेस्को विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किए जाने का प्रस्ताव किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मंदिर समूह है आपको मिलेंगे कर्नाटक में। इनका नाम है होयसल मंदिर समूह तथा इन्हीं को जो है 2022-23 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए का प्रस्ताव किया गया है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, होयसल मंदिर जो समूह है उनको। तथा ये जो मंदिर समूह आपको मिलेंगे कर्नाटक में मिलेंगे, बहुत सारे मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। तथा इन्हीं को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए जो है प्रस्ताव दिया गया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए की यहाँ पे बात हो रही है, सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत सरकार के द्वारा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो सोनाली सिंह को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में सोनाली सिंह को भारत सरकार के द्वारा लेखा महानियंत्रक के रूप में जो है नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने करंट अफेयर्स का ही है। हाल ही में आपको बताना है कि सबसे नवीनतम वह भारतीय स्थल कौन सा है जो रामसर सूची में जिसको ऐड किया गया है और जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसका आपको नाम बताना है। तो एकदम लेटेस्ट का नवीनतम भारतीय स्थल जो आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसका नाम है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और आपको मिलेगा यह संत कबीर नगर में। तथा ये एकदम लेटेस्ट में रामसर स्थल बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसी के साथ उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर स्थल हो गए, जिनके साथ ही उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य भी बन गया। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा 2022 में जो आपका वेटलैंड डे मनाया गया था 5 फरवरी 2022 को, जो आपका सॉरी यहाँ पे 2 फरवरी ना, तो 2 फरवरी 2022 को आपका जो वेटलैंड डे मनाया गया था, इसी वेटलैंड डे के दिवस के मौके पर ही
दो जो आपके वेटलैंड से उनको इंटरनेशनल लेवल का घोषित किया गया था भारत के जो थे, एक था आपका उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा था आपका गुजरात का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। इन दोनों को जो है 2 फरवरी 2022 को जो है क्या घोषित किया गया था, तो इनको रामसर स्थल के रूप में और रामसर स्थल घोषित किया गया था भारत का। तब इसे याद कर लीजिएगा। तथा बखीरा जो है आपका 48वां है नंबर का है और आपका खिजड़िया जो गुजरात वाला है वो 49वें नंबर का रामसर स्थल बना भारत के। इसी के साथ भारत में टोटल 49 नए 49 रामसर स्थल हो गए हैं, जिसके बारे में भी आप याद रखिएगा, जिनमें से सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर स्थल हो गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा 47वें नंबर का जो रामसर स्थल था वो भी उत्तर प्रदेश का ही था, जिसका नाम था हैदरपुर वेटलैंड। तो इसे भी आप याद रखिएगा। हैदरपुर वेटलैंड भी उत्तर प्रदेश का ही है वेटलैंड, जो 47वें नंबर का रामसर स्थल बना था। तो इसी तरह से 49 आपके टोटल रामसर स्थल हो गए हैं भारत में, इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा 2022 का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया वो 2 फरवरी को मनाया गया। तथा इसकी थीम क्या थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, थीम भी आपसे इसकी पूछी जा सकती, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को हाल ही में पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा, जी अशोक कुमार। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में दीनदयाल उपाध्याय की सबसे ऊंची प्रतिमा, लगभग 63 फीट की ऊंची प्रतिमा है, उसका अनावरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, आपको उस जिले का नाम बताना है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 63 फीट ऊंची है, इसका अनावरण किया गया था हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी में। तथा वाराणसी जो है प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2000 यहाँ पे 11 होगा, 2011 कर लीजिए यहाँ पे। तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या आपसे पूछी गई है कितनी थी, यानी कि 2011 के जो आंकड़े आपको उपलब्ध हैं उन आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या, यहाँ पे नगरीय आबादी की बात हो रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की कुल संख्या 12 है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा, 12 है। यहाँ पे टोटल जो नगरीकरण के डेटा हैं 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश के, उनको मैंने एक ही जगह पर लिख दिया है, इनको आप एक बार इत्मीनान से देख लीजिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश का नगरीकरण का डेटा है 2011 के सेंसस के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश में टोटल नगरीकरण कितना है, 22.3% है। और उत्तर प्रदेश में कुल नगर कितने हैं, 915 नगर हैं, जिनमें से वैधानिक नगरों की संख्या 684 है और जनगणना नगरों की संख्या 267 है। फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर 10 लाख जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या टोटल 64 है, इंपॉर्टेंट है ये डेटा। और उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या टोटल 7 है। तो यहाँ पे वैधानिक नगरों की संख्या और टोटल 7 है, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं 1 से लेकर 10 लाख की जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश में टोटल 64 है। वहीं प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था कि 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो टोटल 12 हैं। आपका राइट आंसर मैंने बताया था 12 है, इनको आप याद कर लीजिएगा। तथा सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक नगरीकरण आपको मिलेगा गाजियाबाद में, फिर लखनऊ में और फिर कानपुर नगर में। तो ये 3 कम से कम आप याद रखिएगा जहाँ पे सर्वाधिक नगरीकरण है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर यहाँ पे हैं, लखनऊ हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा और गाजियाबाद। इनके बारे में आप याद रखिएगा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, ये 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर हैं। तो नगरीकरण प्रतिशत भी आपको याद रखना है और वैधानिक नगर भी आपको याद रखना है, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एकदम लेटेस्ट, मतलब 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के नगरीकरण की स्थिति क्या है उसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला आपसे पूछा गया है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला दर वाला जिला था आपका कानपुर नगर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कानपुर नगर जो था यह सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला था, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के आइए साक्षरता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 67.67%। ये डेटा आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जो कुल साक्षरता दर है वो कितनी है? तो 67.70% उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर, जिनमें से पुरुष साक्षरता आपकी 77.3% है और महिलाओं की है 57.2%। ये डेटा आपको याद रखना है। वहीं उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो 65.46% और नगरीय साक्षरता आपकी है 75.14%। ये डेटा आपको याद रखना है। तथा 2001 से 2011 के दौरान राज्य की औसत साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई थी? तो 11.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी उत्तर प्रदेश में। तथा सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन से उत्तर प्रदेश में? तो सबसे अधिक साक्षरता आपको मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर और तीसरे पे आपको मिलेगा औरैया। ये सर्वाधिक 3 साक्षरता दर वाले जिले हैं। और सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं? 3। तो सबसे कम साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में है, फिर बहराइच में है और फिर बलरामपुर में है। ये डेटा पे देखिएगा। तथा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है, फिर औरैया में, फिर इटावा में है। उसके बाद सबसे कम पुरुष साक्षरता दर आपको मिलेगी श्रावस्ती में, फिर बहराइच में और फिर बलरामपुर में। और यहाँ पे महिलाओं का डेटा दिया गया है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता आपको मिलेगी कानपुर नगर में, फिर लखनऊ में और फिर गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम जो महिला साक्षरता है वो आपको श्रावस्ती में मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर से रिलेटेड जो भी डेटा हैं 2011 के सेंसस के अनुसार मैंने उनको एक ही जगह पर लिख दिया है। इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपसे यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2021 की थीम आपसे पूछी गई है, क्या थी? अभी हुई नहीं है जनगणना, कोरोना के चलते टल गई थी। तो इसकी थीम क्या थी आपसे पूछा गया है। तो जन भागीदारी से जन कल्याण इसकी थीम थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जन भागीदारी से जन कल्याण, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल की अवस्थिति आपको बतानी है। कहां पर स्थित है आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल? इंपॉर्टेंट। तो यह जो मरुस्थल आपका है मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तथा इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं जो आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे ग्रेट विक्टोरिया भी है। ग्रेट विक्टोरिया भी आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। इसके अलावा सिम्पसन हो गया और इसके बाद आपका गिब्सन हो गया। गिब्सन भी आपका मरुस्थल है कहाँ का? तो ऑस्ट्रेलिया का। तो ये 4 मरुस्थल आप याद रखिएगा, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन। ये 4 इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं जो आपको मिलेंगे कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है आपसे पूछा जा रहा है। मुकुंदरा हिल्स इंपॉर्टेंट है। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपको मिलेगा? तो मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपको मिलेगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राजस्थान में आपको मिलेगा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। इसके अलावा और भी नेशनल पार्क हैं जो आपको मिलेगा राजस्थान में, जैसे केवला देव हो गया, ये नेशनल पार्क है जो आपको मिलेगा राजस्थान में। इसके अलावा रणथंभौर हो गया, ये भी नेशनल पार्क है जो आपको मिलेगा राजस्थान में। इसके अलावा सरिस्का हो गया, सरिस्का भी आपको मिलेगा कहाँ पर? तो राजस्थान में मिलेगा। तो कम से कम ये 4 तो याद ही रखिए जो नेशनल पार्क है राजस्थान के, केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सही है वो हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न आपके सामने है, मीना माता रोग का कारण आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या है? तो पारे के कारण होता है आपका मीना माता रोग, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पारा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है आपसे पूछा जा रहा है।
तो प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग कौन सा होता है? तो लाल रंग जो होता है सर्वाधिक प्रभावकारी होता है प्रकाश संश्लेषण में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल रंग इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, लाल रंग। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल जो है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है, आपको बताना है उस आर्टिकल का नाम, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 155 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 155 जो है यह राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बारे में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें से आपको बताना कि कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे मौलिक अधिकार आपके सामने दिए गए, उनका आर्टिकल दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो समता का अधिकार आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? आर्टिकल 14 से 18 तक मिलेगा, पहला वाला बिल्कुल सही आपका है। और स्वतंत्रता का अधिकार आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? तो 19 से 22 तक मिलेगा, तो दूसरा वाला बिल्कुल गलत है, यहाँ पे 19 से 21 यानी कि 19 से 22 यहाँ पे होगा, तो सेकेंड वाला आपका गलत दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका यहाँ पे भी गलत दिया गया, 22 से 24 ना करिए, 23 से 24 है, 23 से 24 में आपको मिलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 29 से 30 न कि 28 से 30, तो यहाँ पे भी आपका गलत दिया गया है। यहाँ पे 29 आर्टिकल और 30 आर्टिकल ये आपके संबंधित है सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार से। तो इस प्रकार से नीचे के तीनों आपके सुमेलित नहीं थे और ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सुमेलित था। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार आपका हो जाएगा 19 से 22 के मध्य है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका आर्टिकल 23 से 24 के मध्य, और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका है आर्टिकल 29 से 30 के मध्य। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, इसमें से कौन से दो आर्टिकल हैं जो आपके कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है कौन से आर्टिकल कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते? तो आर्टिकल 20 और 21 आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्टिकल जो 20 है और आर्टिकल 21 है ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 और 21। यहाँ पे आपको बताना है कि किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो यह छोटा दर्पण कौन सा हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की सहायता से जो है ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपको उस अधिवेशन का नाम बताना है जिसमें महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस के। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ था बेलगाम में 1924 में। इसी अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 1924 यानी कि बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। एक पुस्तक थी जो काफ़ी फेमस थी हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम, इस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक थे आपके दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तथा इस पुस्तक की खास बात क्या थी? तो इस पुस्तक में यह बताया गया था कि किस प्रकार से भारत दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है और किस प्रकार से जो विदेशी ताकतें हैं, जो इंग्लैंड है, जो कंपनी है, वो दिन प्रतिदिन अमीर होती जा रही है, यानी कि किस प्रकार से भारत के धन का निकास इंग्लैंड में हो रहा है, उसके बारे में इस पुस्तक में जिक्र किया गया था। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तथा इस पुस्तक का जो प्रकाशन था किया गया था 1901 में। तो इसकी डेट भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई कि जो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक थी यह किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? तो 1901 में इसका प्रकाशन किया गया था और लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि किस वायसराय के टाइम पीरियड में, किस वायसराय के शासनकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था। तो
कौन सा वायसराय था? तो इस वायसराय का नाम था लीटन। इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। तो जो लीटन वायसराय था, इसी के शासनकाल में जो है और भारतीयों को खान बहादुर और राय बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था। तो लीटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि देसी भाषाओं का जो समाचार पत्र थे उन पर जो है सेंसरशिप लगा दी गई थी। तो यह जो सेंसरशिप थी लगाई गई थी किसके द्वारा? तो लीटन के द्वारा, यानी कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था यह 1878 में लाया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा लीटन के द्वारा ही जो सिविल सेवा में प्रवेश की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। लीटन ने ही 21 वर्ष की जो प्रवेश की आयु थी सिविल सर्विसेज में उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अभिनव भारत का संबंध, अभिनव भारत जो संगठन था इसका संबंध किससे है आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो अभिनव भारत का संबंध किससे हो जाएगा? तो यह संबंधित है वीडी सावरकर से, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो वीडी सावरकर के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। मुजफ्फरपुर बम कांड में, मतलब मुजफ्फरपुर का जो बम कांड था इसमें किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था आपसे पूछा जा रहा है। तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या से हो जाएगा? ये हो जाएगा 1908, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तथा यह जो कांड था किसके द्वारा किया गया था? तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, आप याद कर लीजिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, यहाँ पे बोस और प्रफुल्ल चाकी होगा, प्रफुल्ल चाकी। तो ये दोनों जो क्रांतिकारी थे, इन दोनों के द्वारा जो है मुजफ्फरपुर का जो बदनाम जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का असफल प्रयास किया गया था। तथा इसी घटना के उपरांत जो है प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। तथा यह जो घटना थी 1908 अप्रैल में घटित हुई थी। कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में मोबाइल कोड का मानस पुत्र किसे माना जाता है? यानी कि भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोड का मानस पुत्र आपसे पूछा जा रहा है, किसे माना जाता है? तो भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोड का जो मानस पुत्र है यह माना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोड का मानस पुत्र माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत का जो सबसे सूखा स्थान है वो है लेह। लेह में जो है सर्वाधिक, मतलब सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यह एक क्या है? तो यह एक शीत मरुस्थल भी इसको कहा जाता है, लेह को। इसमें से कौन सी नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? आपको नदियों का नाम बताना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन सी नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इसमें से कौन कौन सी हैं? तो इसमें से आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी हो गई, महानदी कृष्णा, कावेरी हो गई। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट नदियां आपकी कहाँ पर गिरती हैं? तो ये सभी इंपॉर्टेंट नदियां आपकी जाके गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो लूनी, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती तो आपकी क्या है? अरब सागर में गिरती हैं, और लूनी जो है आपकी बीच रेगिस्तान में ही जो है विलुप्त हो जाती है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श करते हैं? आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा आपकी मध्य प्रदेश से लगती है? तो इसमें से ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है, जालौन और इटावा, इन दोनों की जो सीमा है आपकी मध्य प्रदेश से टच होती है। उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिनकी सीमा टच होती है मध्य प्रदेश से, ये हैं आपके जालौन और इटावा। इसके अलावा और भी जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, जैसे आगरा हो गया, आगरा के बाद झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। टोटल कितने हो गए? तो आपके दो यहाँ पे हो गए, जालौन और इटावा। तीसरा आपका हो गया आगरा, चौथा आपका हो गया झांसी, चौथा आपका झांसी हो गया, और पांचवा आपका हो गया ललितपुर, छठा आपका हो गया महोबा, सातवां आपका हो गया बांदा, आठवां आपका हो गया चित्रकूट,
9वां आपका हो गया प्रयागराज, 10वां आपका हो गया मिर्ज़ापुर और 11वां आपका हो गया सोनभद्र। ये सभी आपके ज़िले हैं जिनकी और सीमा मध्य प्रदेश से टच होती है, तो इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने वो है, होली के अवसर पर किया जाने वाला जो खिचड़ी नृत्य है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति, उसी के द्वारा जो है होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा आपकी गोरखपुर में होती है। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा आपकी होती है मथुरा में। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने है। तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है कहाँ से प्रवेश करती है? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है यह बिजनौर से प्रवेश करती है। आप इसे याद कर लीजिएगा, बिजनौर से जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, बिजनौर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बाहर कहाँ से निकलती है, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 20वां था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।